हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोलिटिक एनीमिया। तो हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एनीमिया डिस्कस किए थे और आज हम हीमोलिटिक एनीमिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपके ब्लड में आरबीसी का काउंट यानी रेड ब्लड का सेल का काउंट एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। अब एनीमिया होने का जो रीजन था वो हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कॉज देखा था कि एनीमिया होने के क्या कॉज हो सकते हैं। तो एनीमिया होने के दो ही मेन कॉज हो सकते हैं। कौन से दो मेन कॉज हो सकते हैं? या तो आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो रहा है, या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तभी तो ये अपने नंबर से कम होंगी। आरबीसी कम होती है एनीमिया में। कम कब होंगी? जब या तो उनका फॉर्मेशन कम हो जाए या फिर उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगे, वो ज्यादा टूटने लगे, तो उनकी वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाएगी। और ये जो ज्यादा टूटने वाला जो केस है जिसमें आरबीसी एबनॉर्मली डिस्ट्रक्ट कर रही है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। अब आप एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझिए। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती हैं, उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। कितना होता है? 120 डेज का होता है। यानी कि 120 डेज के बाद तो आरबीसी नेचुरली डिस्ट्रॉय होती है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक है। लेकिन आरबीसी अगर 120 डेज से पहले यानी अपने लाइफ स्पेन पूरा होने से पहले अगर डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो ही वो किस में काउंट होगा? हीमोलिटिक एनीमिया में काउंट होगा। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं बट अपना लाइफ स्पेन पूरा करने के बाद डिस्ट्रॉय होती हैं। 120 डेज पूरे करने के बाद डिस्ट्रॉय होती हैं, उससे पहले डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो ये क्या है? हीमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाता है। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये कब हो रहा है? अपना लाइफ स्पेन पूरा करने से पहले ये आरबीसी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, आपकी बॉडी की कोई भी ब्लड सेल हो, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो, कोई भी ब्लड सेल जो हो वो कहां बनती है? आपके बोन मैरो में बनती है। कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में एक सेल होती है जिनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं ये मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू गुजरती हैं और बनाती हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो से कहां जाती हैं? ब्लड वेजल्स में जाती हैं। कहां जाती हैं? ब्लड वेजल्स में जाती हैं। तो जब ये ब्लड वेजल्स में जाती हैं तो इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन टिश्यूज तक लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस लाती हैं। तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जब इनका 120 डेज का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है तो ये इस ब्लड वेजल से बाहर निकल के लिवर में और स्प्लीन में जाके अपना डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि 120 डेज अपना काम किया इन्होंने। 120 डेज काम पूरा करने के बाद लिवर में या स्प्लीन में या फिर आप कह दीजिए रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, किसमें? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके ये क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये इनका नॉर्मल लाइफ स्पेन, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन यही आरबीसी अगर अपना 120 डेज का लाइफ स्पेन करने से पहले डिस्ट्रॉय हो रही है तो ये हीमोलिटिक एनीमिया है। अब डिस्ट्रॉय कहां हो रही है? अगर ये ब्लड वेजल के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो रही है, ये आपकी ब्लड वेजल है और इस ब्लड वेजल के अंदर ही आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। लेकिन ये अगर 120 डेज से पहले ब्लड वेजल से बाहर जाके डिस्ट्रॉय हो रही है, कहां बाहर? या तो लिवर में या स्प्लीन में, वहां इसको कौन डिस्ट्रॉय करता है? माइक्रोफेजेस के साथ जाके डिस्ट्रॉय होती है। तो अगर ये लिवर और स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो रही है 120 डेज से पहले, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस। एक्स्ट्रावस्कुलर मतलब ब्लड वेजल से बाहर, यानी ब्लड वेजल के अंदर अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस, और ब्लड वेजल के बाहर डिस्ट्रॉय हो रही है तो एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया, एक्स्ट्रावस्कुलर। ठीक है। तो ये हमने बताया हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी विद इन द ब्लड वेजल डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इसको इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस बोलते हैं। और ये आउटसाइड द ब्लड वेजल्स इन द लिवर एंड स्प्लीन डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो इसको हम उसका बोलते हैं एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलिसिस बोलते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया कि हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। तो अब हम हीमोलिटिक एनीमिया के टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो आरबीसी है
वो कहां डिस्ट्रॉय हो रही है, किस जगह पे डिस्ट्रॉय हो रही है, ब्लड वेजल के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है या ब्लड वेजल के बाहर डिस्ट्रॉय हो रही है। ब्लड वेजल के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है तो हम इसको बोलते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस, जैसा कि अभी बताया था, इनसाइड द ब्लड वेजल। और अगर बाहर हो रही है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। कहां होती है बाहर, या तो लिवर में, स्प्लीन में, या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कि रीजन क्या है। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन डिस्ट्रॉय ही क्यों हो रही है, पूरा अपना लाइफ स्पेन क्यों पूरा नहीं कर रही, पहले क्यों अपनी मौत दे रही है, ठीक है। तो उसका कॉज समझते हैं। तो कॉज दो हो सकते हैं, या तो आरबीसी के अपने घर के अंदर प्रॉब्लम है, यानी आरबीसी के अपने इंटरनल कॉज है, आरबीसी का अपना पर्सनल मैटर है। तो ये मान लीजिए अगर आरबीसी है, ये क्या है आपकी आरबीसी है, और इस आरबीसी के अंदर के कुछ प्रॉब्लम्स है, इनसाइड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से क्या हो रही है, इसकी डेथ हो रही है और ये डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हम इसको बोलेंगे इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। तो अगर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट इज इंट्राकॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। लेकिन अगर आउटसाइड फैक्टर है, बाहरी फैक्टर है, आउटसाइड फैक्टर है, उनकी वजह से अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आरबीसी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। ये तो हमने कॉज डिस्कस की, अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये तो मैं तुमको हेडिंग बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि जिस भी रीजन की वजह से जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, उस रीजन की ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब या तो वो बीमारी जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है वो इनहेरिटेड वाली है, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, या वो कोई एक्वायर्ड डिसीज है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। यानी आरबीसी जिस डिसीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है वो डिसीज कैसी है, क्या वो इनहेरिटेड है, वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन पास आउट होती है, या वो एक्वायर्ड डिसीज है। तो दो तरह की हो सकता है ओरिजिन, या तो कोई हेरिडिटरी डिसीज हो, उस हेरिडिटरी डिसीज की वजह से आपकी आरबीसी ब्रेकडाउन कर रही हो। तो कौन कौन सी ऐसी हेरिडिटरी डिसीज है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास आउट होते हैं, और इनकी वजह से आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और इनकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया होता है। और इन सारे के ऊपर हम सिंगल एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाएंगे सारे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिसीज। कुछ ऐसी एक्वायर्ड डिसीज भी होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय करती है और हेमोलिटिक एनीमिया होता है। कौन कौन सी एक्वायर्ड डिसीज हो सकती हैं, AIHA, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, MAHA, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, एंड द PNH, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में एक करके डिस्कस करेंगे। यहां मैं आपको इस वाले के बारे में बताऊंगा, MAHA के बारे में, दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। ये क्या होता है, देखो ये आपकी मान लो ब्लड वेजल है, क्या है, ये आपकी ब्लड वेजल है, और ड्यू टू एनी रीजन इस ब्लड वेजल में यहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, ये क्लॉट बन जाता है, ये क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। अब मान लीजिए यहां से कोई आरबीसी आती है, आरबीसी तो फ्लो कर रही है ब्लड में, और ब्लड वेजल के अंदर एक क्लॉट है, तो आरबीसी इस क्लॉट से जाके टकराती है, और जब टकराती है तो टकरा के क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं MAHA, दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। यानी कि कोई माइक्रो ब्लड वेजल है, कोई छोटी क्या है, ब्लड वेजल है, और उसके अंदर क्या बन गया, क्लॉट बन गया, और उस क्लॉट से जब आरबीसी टकराती है तो आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको इन तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली बताया। अब हम एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको ए और बी को डिटेल में डिस्कस करूंगा, और सी के मैंने तुमको जितने भी टाइप्स बताए हैं, ये सारे जितने भी हैं, स्फेरोसाइटोसिस, G6PD, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सबके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो लेक्चर बनाएंगे। इस लेक्चर में हम ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये जो ए और बी वाले क्लासिफिकेशन है, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स बताए थे, अगर ब्लड वेजल के अंदर ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है तो फिर इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस, और बाहर हो रही है तो एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस से, ठीक है। इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस या फिर इंट्रावास्कुलर हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो आरबीसी होगी वो कहां होगी, विद इन द ब्लड वेजल ही डिस्ट्रॉय होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी मैं तुम्हें बताऊंगा ना, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान लगा के सुनिएगा, और मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूं कि ये बेस्ट है ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये क्या है, आपकी ब्लड वेजल है, क्या है, ये आपकी एक ब्लड वेजल है, और ये ब्लड वेजल में आपकी जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ये क्या है, आपकी ब्लड वेजल में ये आरबीसी है जो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। जब ये आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी तो इसमें से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा, ठीक है। तो वही समझते हैं। अब देखो इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस क्या है, कि आपकी जो आरबीसी है वो इस ब्लड वेजल के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही है। अब क्यों हो रही है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, कोई इंफेक्शन हो सकता है, जैसे कि मलेरिया में आरबीसी का हीमोलिसिस होता है, ठीक है, या फिर
कोई टॉक्सिन या ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई टॉक्सिक केमिकल हो सकता है, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, और भी कॉजेज हो सकते हैं। इम्यून कॉजेज हो सकते हैं। इम्यून कॉजेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपकी आरबीसी है और आइए आपकी आरबीसी है, और इस आपकी आरबीसी के खिलाफ ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना दे और इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दे। या फिर आपका इम्यून सिस्टम कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, उन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करके आपकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करा दे। ये तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई ना। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आरबीसी आपकी डिस्ट्रॉय होती है। जब आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है ना, तो उसके अंदर से निकलता है हीमोग्लोबिन। क्या निकलता है? हीमोग्लोबिन। अब देखो, ये जो हीमोग्लोबिन है ये है फ्री हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे फ्री छोड़ना ना, इस प्लाज्मा में, ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड है और ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है ना, तो वहीं ये प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। अब इस प्लाज्मा में इस फ्री हीमोग्लोबिन को छोड़ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देगा। प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देगा और वहां से क्या करा देगा? थ्रोम्बोसिस करा देगा। क्या करा देगा? थ्रोम्बोसिस करा देगा, यानी कि इंटरनल क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा। ब्लड वेजल्स के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बना देगा, ब्लड क्लॉट बना देगा, ठीक है, जो स्ट्रोक कर सकते हैं, ब्रेन हेमरेज कर सकते, मतलब ब्रेन का हेमरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस फ्री हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं रहने देना है, हमें इसको किसी के साथ कंबाइन करना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जब आरबीसी बस्ट हुई, हीमोग्लोबिन निकला, इस हीमोग्लोबिन को सबसे पहले कंबाइन करते हैं हेप्टोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हेप्टोग्लोबिन के साथ। अब हेप्टोग्लोबिन क्या है? तो हेप्टोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर बनाता है, ठीक है। और ये जब हीमोग्लोबिन से हेप्टोग्लोबिन कंबाइन होता है ना, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हो, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बाद में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या कर देता है? क्लियर कर देता है। मोटा मोटी आप ऐसी बात समझो कि इस हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं रखना था, इसलिए इसको हेप्टोग्लोबिन से बाइंड कर दिया और इसने क्या बनाया? हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। अब हेप्टोग्लोबिन हमारे पास लिमिटेड था, लेकिन आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो सारा का सारा हेप्टोग्लोबिन यूज हो जाएगा। तो हमारा जो सीरम है उसमें हेप्टोग्लोबिन की जो वैल्यू होगी, क्या होगी? हेप्टोग्लोबिन की जो वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ये लैब फाइंडिंग है, इसी से पता चलेगा कि किसी पर्सन को हीमोलिटिक एनीमिया है कि नहीं। हम उसका सीरम हेप्टोग्लोबिन चेक करते हैं, अगर किसी पर्सन का सीरम हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज कर रहा है तो इसके चांसेस हैं कि उसको अंदर क्या है? हीमोलिटिक एनीमिया है। अच्छा, हेप्टोग्लोबिन सारा यूज हो गया, आरबीसी अभी भी बस्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन अभी भी बाहर निकल रहा है, तो फिर अब इस हीमोग्लोबिन को हम बाइंड करते हैं हीमोपेक्सिन के साथ। ये एक और प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको लिवर बनाता है। अब हमने हीमोपेक्सिन के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड कर दिया, पता चला कि सारा का सारा हीमोपेक्सिन भी यूज हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? सीरम हीमोपेक्सिन की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन आरबीसी तो अभी भी ब्रेकडाउन कर रही है, हीमोग्लोबिन अभी भी फ्री घूम रहा है। अब इसको बाइंड करेंगे हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ। किसके साथ? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ। जब हम इसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं तो ये बनाता है मीथ एल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिनेमिया, मीथ एल्ब्यूमिनेमिया बनाता है। ये सारी लैब फाइंडिंग्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पर्सन को हीमोलिटिक एनीमिया है। तो क्या बनाएगा? मीथ एल्ब्यूमिनेमिया बनाएगा। अच्छा, सारा एल्ब्यूमिन भी यूज हो गया, अब भी आरबीसी ब्रेकडाउन कर रही है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है फ्रीली। तो इस फ्रीली प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को का प्रेजेंट होना, मतलब इस फ्री हीमोग्लोबिन का इस प्लाज्मा में प्रेजेंट होना कहलाता है हीमोग्लोबिनेमिया। क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिनेमिया। देखो, हमारे पास जो कुछ था हमने सब लगा दिया, लेकिन आरबीसी इतना ज्यादा टूट रही है कि अब इस हीमोग्लोबिन को इसमें फ्री घूमना पड़ेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिनेमिया, हीमोग्लोबिनेमिया। अच्छा, लेकिन ये तो हमारे लिए खतरनाक है ना, हमारे लिए खतरनाक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अदर सिस्टम यूज करते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। तो हमें क्या करना है? इस हीमोग्लोबिन को बॉडी से बाहर निकालना है। ये कैसे होगा? ब्लड को फिल्टर करके। ब्लड को फिल्टर कौन करता है? किडनी। तो ब्लड हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है, तो ये ब्लड किडनी में भी जाएगा, और जब किडनी में जाएगा तो किडनी क्या करेगी? इस ब्लड को, इस हीमोग्लोबिन को फिल्टर करेगी। तो ये जो ब्लड है इस हीमोग्लोबिन के साथ कहां जाता है? किडनी में जाता है। कहां जाता है? किडनी में जाता है। किडनी इसको यूरिन के फॉर्म में निकाल देती है, इस हीमोग्लोबिन को यूरिन के फॉर्म में निकाल देती है, और यूरिन जो आती है आपकी वो रेड या ब्राउन कलर की यूरिन पर्सन को आती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम हीमोग्लोबिनूरिया। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनूरिया। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये कंडीशन हो गई। चलो, ये वाला कि जो हमारा फ्री हीमोग्लोबिन था वो किडनी पे पहुंचा और किडनी ने क्या कर दिया? उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया? हीमोग्लोबिनूरिया बोल दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी की क्या होती हैं? ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन कौन सी? आपको पता है, पीसीटी,
ये होती है लूप ऑफ हेनले और ये होती है डीसीटी। अब ये जो किडनी की जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी सेल्स होती हैं, क्या होती है, इनकी सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं, कभी कभी इस हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एक तो तरीका तो ये था कि ये जो हीमोग्लोबिन आ रहा है इसको डायरेक्टली एज इट इज यूरिन में बाहर निकाल दो, है ना, अभी जैसा ऊपर किया था। इस कंडीशन को हमने बोला था हीमोग्लोबिनूरिया। क्या बोला था, हीमोग्लोबिनूरिया। पर्सन की यूरिन कैसी होगी, रेड या ब्राउन कलर की होगी। तो एक तो ये तरीका था। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये इस हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको कन्वर्ट करती है हीमोसिडेरिन में। किसमें, हीमोसिडेरिन में। और फिर इस हीमोसिडेरिन को बाहर निकालती हैं यूरिन के थ्रू। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोसिडेरिनूरिया, हीमोसिडेरिनूरिया। ठीक है, तो कभी कभी रिनल ट्यूब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं इस हीमोग्लोबिन को और कन्वर्ट कर देती हैं इसको हीमोसिडेरिन में, और हीमोसिडेरिन बाहर निकलता है। दिस कंडीशन इज नोन एज हीमोसिडेरिनूरिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये बहुत ज्यादा एक्सेस में रही, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा एक्सेस में रहे, तो जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है और हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और प्लेटलेट्स को भी एक्टिवेट करता है। इसलिए इससे रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस होता है। इसलिए हम इसको बाइंड कर रहे थे इतनी सारी चीजों के साथ और इसलिए हमने इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाला था। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अगर किसी पर्सन को हीमोलिटिक एनीमिया है तो उसकी क्लिनिकल या लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी? तो सबसे पहले तो बताया था कि हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फ्री हीमोग्लोबिन था सबसे पहले तो उसको हेप्टोग्लोबिन के साथ ही बाइंड किया था ना, हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था। हेप्टोग्लोबिन खत्म हो गया तो हीमोपैक्सिन के साथ बाइंड किया था। याद आया ना, अभी थोड़ी देर पहले पीछे पड़ा है। ये देखो, पहले हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, फिर हीमोपैक्सिन के साथ बाइंड किया, फिर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड किया। तो यही सारी चीजें तो यहां दिखेंगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में। क्या होगा, हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोपैक्सिन कम हो जाएगा, मिथ एल्ब्यूमिनेमिया दिखेगा और फ्री हीमोग्लोबिन दिखेगा किसमें, सीरम में या ब्लड में। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनेमिया। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनेमिया। और जब आप यूरिन टेस्ट करोगे, क्या कराओगे, यूरिन टेस्ट करोगे, तो यूरिन में भी आपको क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन दिखेगा या फिर हीमोसिडेरिन दिखेगा। क्या दिखेगा, हीमोसिडेरिन दिखेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोसिडेरिनूरिया। और हमें क्या क्या देखने को मिलता है, एलडीएच एंजाइम इंक्रीज देखने को मिलता है, ब्लूरबिन भी बढ़ा हुआ दिखता है, जिसकी वजह से पर्सन को जॉन्डिस देखने को मिलती है। अभी ऐसा ब्लूरबिन क्यों बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि आपको पता है आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो निकलता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन निकलता ब्रेकडाउन होता है तो बनाता है हीम और प्रोटोपोरफायरिन। और ये प्रोटोपोरफायरिन अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये बनाता है ब्लूरबिन। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लूरबिन बढ़ा हुआ दिखता है और पर्सन को जॉन्डिस होती है। क्या होती है, जॉन्डिस होती है जब आरबीसी में ब्रेकडाउन करती है। साथ ही साथ आपको रेटिकुलोसाइट काउंट भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, देखो आपकी आरबीसी ब्रेकडाउन कर रही है तो कंपेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी कुछ तो करेगी ना, तो आपका बोन मैरो आरबीसी बनाना इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपको इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट देखने को मिलता है। ये सारी बातें हमने करी इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस कई बार आपको बता दिया है, अगर आरबीसी आउटसाइड जाके टूटेंगी, ब्लड वेजल से बाहर जाके टूटेंगी लिवर या स्प्लीन में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलिसिस। अगर ये लिवर में जाके ब्रेकडाउन करती हैं तो लिवर में कॉज करती हैं हेपेटोमेगली, साइज बढ़ जाता है लिवर का। और ये अगर स्प्लीन, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, अगर ये स्प्लीन में जाके ब्रेकडाउन होती हैं तो ये कॉज करती हैं स्प्लेनोमेगली, स्प्लीन का भी साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है और ये या तो लिवर में जाके टूट रही है या स्प्लीन में जाके टूट रही है या फिर आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। आरबीसी के ब्रेकडाउन होने का प्रोसीजर समझिए। आरबीसी ब्रेकडाउन होगी तो रिलीज करती है हीमोग्लोबिन। क्या रिलीज करेगी, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होगा तो ये दो चीजें बनाएगा, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, किससे मिलकर बनी होगी, अमीनो एसिड से। तो ये अमीनो एसिड यूटिलाइज हो जाएंगी फर्दर प्रोटीन बनाने के लिए। जो हीम वाला जो पार्ट है ये दो पार्ट्स में टूटेगा, एक होता है आयरन और एक होता है प्रोटोपोरफायरिन। किसमें, प्रोटोपोरफायरिन। अच्छा, ये प्रोटोपोरफायरिन जो है ये कन्वर्ट होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है किसमें, आयरन द्वारा यूटिलाइज हो जाएगा, आयरन फिर से यूटिलाइज हो जाएगा हीमोग्लोबिन बनाने में। ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ये ब्रेकडाउन होता है बिलीवर्डिन में। किसमें, बिलीवर्डिन में। और ये बिलीवर्डिन जो होता है फिर ये कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है किसी में, अनकंजुगेट बिलीरुबिन में। किसमें, अनकंजुगेट बिलीरुबिन में। ठीक है, इसको हम फ्री बिलीरुबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री बिलीरुबिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला जो बिलीरुबिन है इसको वाया ब्लड कहां भेजा जाता है, लिवर के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, लिवर के पास भेजा जाता है। लिवर इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, कॉन्जुगेटेड
बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये वाला वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो लिवर में क्या हुआ कि आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनके तैयार हो गया। अब लिवर आपको पता है बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस के साथ ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था इसको बाइल जूस के साथ मिक्स करके कहां भेज दिया जाता है? इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ताकि इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम के थ्रू वो क्या हो जाए? बाहर एक्सक्रिएट कर जाए। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था जो लिवर में था, इसको बाइल जूस में मिक्स करके कहां भेज दिया? इंटेस्टाइन में भेज दिया। बाइल ट्रैक्ट के थ्रू कहां भेज दिया? इंटेस्टाइन में भेज दिया। इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये जो बिलिरुबिन है इंटेस्टाइन में, ये आपका जो बिलिरुबिन है ये ब्रेक डाउन होता है दो कंपाउंड में। एक का नाम है यूरोकोबिलिनोजन, और एक का नाम होता है स्टरकोबिलिनोजन। ठीक है, तो आपका जो कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड ब्लूरुबिन था। क्या था? कॉन्जुगेटेड ब्लूरुबिन था, जिसको बाइल जूस के साथ मिक्स करके इंटेस्टाइन में भेज दिया था। वो कॉन्जुगेटेड ब्लूरुबिन दो चीजों में टूटता है, यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन। यूरोकोबिलिनोजन ये तो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, और स्टरकोबिलिनोजन ये फीसिस के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ब्लूरुबिन बाहर, बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको पता है ये ब्लूरुबिन जो था ये वाया ब्लड कहां तक आया था? लिवर तक आया था। तो जब ये वाया ब्लड ट्रेवल करता है तो पर्सन को जॉन्डिस अपीयर होता है। ब्लड में ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और पर्सन को क्या देखने को मिलता है? जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होता है किसमें? यूरोकोबिलिनोजन में और स्टरकोबिलिनोजन में। यूरोकोबिलिनोजन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और स्टरकोबिलिनोजन फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में आरबीसी ब्रेकडाउन करेगी तो एनीमिया होगा और जॉन्डिस होगा। डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होगा तो स्प्लेनोमेगली, और डिस्ट्रक्शन अगर लिवर में होगा तो हेपेटोमेगली। अच्छा, इसमें जो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस वाली चीजें थी, हेप्टोग्लोबिन, हीमोपैक्सिन, मीथेल्ब्यूमिनेमिया, वो सब कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन ब्लड वेसल में नहीं हो रहा है, लिवर में हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस वाले केस में नहीं दिखती हैं। तो इसकी लैब फाइंडिंग में हम स्टरकोबिलिनोजन इन द फीसिस एंड द यूरोकोबिलिनोजन इन द यूरिया ये चेक करते हैं। ठीक है, एक बार कंपेयर कर लेते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस को और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस को। दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस ज्यादा कॉमन होती है। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में क्या होता था पता है आपको? आउटसाइड जाके ब्रेक डाउन करती थी। कहां पे? आउटसाइड। ठीक है, कहां पे? आउटसाइड, इन द लिवर और स्प्लीन। ठीक है, तो एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस ज्यादा कॉमन होता है और ये यूजुअली कहां होता है? लिवर, स्प्लीन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस लेस कॉमन होता है और ये ब्लड में होता है। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में आयरन जो होता है वो स्टोर कर लिया जाता है और बाद में यूज कर लिया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में आयरन स्टोर नहीं हो पाता है उतना। सीरम फेरिटिन लेवल इसलिए इसमें बढ़ जाता है क्योंकि आपने आयरन स्टोर करके रखा है। आयरन की स्टोर फॉर्म को फेरिटिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लो होता है क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज नहीं हो पाती। अच्छा, ये जो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, मीथेमोग्लोबिन, ये सब कुछ यहाँ नहीं होगा। मीथ एल्ब्यूमिनेमिया, यहाँ सब कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में ये सब नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। तो वो जो हेप्टोग्लोबिन, हीमोपैक्सिन, मीथ एल्ब्यूमिनेमिया, ये सारी चीजें एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में नहीं दिखेंगी। ये सारी चीजें कहाँ दिखेंगी? इंट्रावास्कुलर वाले में दिखेंगी। हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोसिडेनिनुरिया, ये सब कहाँ दिखती है? इंट्रावास्कुलर वाले में, जहां आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर ब्रेकडाउन करती है। तो यहाँ ये चीजें नहीं दिखेंगी, यहाँ ये चीजें दिखेंगी। ब्लूरुबिन की बात करें तो दोनों में बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में ज्यादा दिखता है, उसमें कम दिखता है। एलडीएच दोनों में इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में कम इंक्रीज होता है, इंट्रावास्कुलर में ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं उन डिसीजेस के बारे में कि किस डिसीज में एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगा और किस डिसीज में इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगा। ठीक है, तो देखो ज्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से आरबीसी ब्रेकडाउन करती है, वो मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस कराते हैं। यानी जेनेटिक डिसीज की वजह से मोस्टली एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, यानी आरबीसी ब्लड वेसल्स के बाहर जाके ब्रेकडाउन करती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स आते हैं, एंजाइम डिफेक्ट आते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी आती है जिसमें हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया हुआ। ये सारी जो केसेस हैं, ये सारी जो डिसीज हैं, इन वाली डिसीज में बेसिकली एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है, आरबीसी ब्लड वेसल से बाहर जाके डिस्ट्रॉय होती है। कुछ ऐसी डिसीजेस जिसमें आपकी आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर डिस्ट्रॉय होती है, तो वो है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, पैरोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, एंजाइम डिफेक्ट एंड माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ये वो केसेस है जहां
आपकी आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर डिस्ट्रॉय होगी। तो ये तो हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना, क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि 1 और 2 तो हम यहीं डिस्कस करेंगे और थर्ड के लिए हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो पहला वाला हमने खत्म कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, तो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी हमने दो तरह के आपको हीमोलिटिक एनीमिया बताए थे। एक तो बताया था इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, जहां आरबीसी के अंदर के मैटर की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। एक था एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, जहां किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये आरबीसी है। अगर इसका अंदर का कोई पर्सनल मैटर है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट, और किसी आउटसाइड बाहर के मैटर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, बाहर के किसी फैक्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। ठीक है, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट। तो इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट में दो कंडीशन हो सकती है, यानी आरबीसी के अंदर का मैटर है। कहां का मैटर है? अंदर का मैटर है, इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो रही है, पर्सनल मैटर की वजह से। तो पर्सनल मैटर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल मैटर दो वजह से हो सकता है। एक तो कोई इनहेरिटेड डिसीज हो या फिर कोई एक्वायर्ड डिसीज हो। तो आरबीसी अपने इंटरनल फैक्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। अब वो इंटरनल फैक्टर या तो इनहेरिटेड है या फिर एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड का एक ही एग्जांपल है पीएनएच, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, जिसकी वजह से आरबीसी अपने पर्सनल मैटर की वजह से डिस्ट्रॉय होती है। बाकी मोस्टली क्या होते हैं? इनहेरिटेड डिसीज होती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी के इंटरनल फैक्टर की वजह से आरबीसी क्या करती है? डिस्ट्रॉय होती है। इसमें सबसे पहले है एंजाइम डिफेक्ट। एंजाइम डिफेक्ट जैसे कि मेम्ब्रेन डिफेक्ट। सबसे पहले क्या है? मेम्ब्रेन डिफेक्ट। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में कौन कौन आता है? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और हेरिडिटरी लेप्टोसाइटोसिस। और क्या क्या आता है? एंजाइम डिफेक्ट। तो ये तो मेम्ब्रेन डिफेक्ट, फिर आता है एंजाइम डिफेक्ट। एंजाइम डिफेक्ट में क्या आता है? G6PD डेफिशिएंसी, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी, यानी कि इस आरबीसी के अंदर ये सारे एंजाइम नहीं बन रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय हो रही है। और वहां क्या था कि मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ रहा था, इसलिए आरबीसी टूट रही है। तो ये तो आरबीसी के अपने पर्सनल मैटर हुए ना, बट ये पर्सनल मैटर कौन से वाले हैं? जो इनहेरिटेड होता है, एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। हीमोग्लोबिनोपैथी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन रहा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एचबीसी डिसीज, एचबीडी डिसीज, नहीं बन रहा हीमोग्लोबिन सही से, उसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। पर्सनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, बट कैसा है? इनहेरिटेड है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगा। अब बात करते हैं किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो कौन कौन से रीजंस हैं? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, मतलब ये आपकी आरबीसी थी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपके इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी, और इसने इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बाहर का मैटर है ना, एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट हो गया। दिस इज ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। और क्या रीजन हो सकता है? माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेजल थी और यहाँ पे कोई क्लॉट बन गया, आरबीसी फ्लो करते हुए आई, इससे टकराई और ब्रेक डाउन हो गई। तो ये तो बाहर का मैटर है ना, बाहर क्लॉट था, उससे टकराई थी इसलिए टूट गई, इंटरनल मैटर तो नहीं था ना। तो ये इसमें आएगा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। मलेरिया में प्लाज्मोडियम की वजह से ब्रेक डाउन होती है आरबीसी, ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक है मार्च हीमोग्लोबिनूरिया। मार्च हीमोग्लोबिनूरिया का पता क्या होता है? सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने पैर को बहुत तेजी से जमीन में मारते हैं, जब उनकी एक्सरसाइज होती है, मार्च फास्ट होता है, तो उस टाइम पे जब वो बहुत तेजी से पैर मारते हैं ना जमीन में, अर्थ पे, मतलब सरफेस पे, किसी भी सॉलिड सरफेस पे, तो जो उनका जो सोल होता है, पैर का जो सोल होता है, वहां पे जो कैपिलरी होती है, उन कैपिलरी के अंदर जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है उस फोर्स की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं मार्च हीमोग्लोबिनूरिया। यहां भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, जहां हमने इंट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट और एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर डिफेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमने पहले और दोनों केस डिस्कस कर लिए। बस लास्ट में थोड़ी चीजें बता देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हीमोलिटिक एनीमिया की। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आरबीसी जो है वो अपना 120 डेज का लाइफ स्पेन पूरा करने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपको क्या देखने को मिलेगा? रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपकी आरबीसी टूट रही है तो आपकी बॉडी उसको कंपेंसेट करने के लिए आरबीसी बनाने का प्रोडक्शन तेज कर देती है। इसलिए आपको जो आरबीसी की प्रीकर्सर स्टेज होती है, जिसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, वो आपको दिखती है, इसलिए इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट देखने को मिलता है। तीसरा, पर्सन के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलती है, और जॉन्डिस किसकी वजह से होती है? ब्लूरबिन की वजह से होती है, और ब्लूरबिन किसकी वजह से होता है? आरबीसी की और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीमोलिटिक एनीमिया। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।